हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आप पढ़ रहे थे 9th क्लास साइंस का पहला चैप्टर जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में आपने पढ़ा था। आज हम बताएंगे आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कि पदार्थ की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है पहले से ही पॉइंट को नोट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। किस प्रकार से? पहला जो है आपका तापमान में बदलाव करके, यानी कि पदार्थ की अवस्था को हम किस प्रकार से कि पदार्थ की अवस्था को हम तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरा, हम दाब में बदलाव करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कितने प्रकार से? दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर दाब के प्रभाव से या दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ताप में बदलाव करके, इसमें हमने जो है तापमान में हम कैसे किस प्रकार से तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ठोस पदार्थ है, कोई अगर ठोस पदार्थ है तो उसके तापमान को हम बढ़ाएंगे। ठोस पदार्थ अगर है तो उसके तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर उसके ताप को और हम बढ़ाएंगे तो वो द्रव अवस्था से जो है पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कोई अगर ठोस पदार्थ है तो उसको हम क्या करेंगे? ताप देंगे, यानी कि उसके तापमान को हम बढ़ाएंगे। तो जब उसके तापमान को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो ठोस पदार्थ जो है वो द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव पदार्थ को अगर हम गैस में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे कि द्रव पदार्थ के तापमान को और बढ़ाएंगे तो हमारा द्रव पदार्थ जो होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर। और अगर जो है इसी का उल्टा, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होगा, और द्रव के ताप को यदि हम और बढ़ाएंगे तो द्रव हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी का उल्टा अगर हम देखें तो गैस जो है, गैस अगर कोई वस्तु यानी कि कोई पदार्थ जो है वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, तो उसके तापमान को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके तापमान को जब हम कम कर देंगे तो गैसीय अवस्था वाला पदार्थ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव के तापमान को अगर हम और कम कर दें तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी ठोस वस्तु के तापमान को बढ़ाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होगा, और यदि किसी द्रव वस्तु के तापमान को हम, द्रव पदार्थ के तापमान को हम बढ़ाते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम किसी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ के तापमान को कम करते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम किसी द्रव अवस्था वाले पदार्थ यानी कि द्रव अवस्था वाले पदार्थ के तापमान को हम क्या करते हैं? कम करते हैं, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल जो है अपने घरों में जो हम देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है पानी। पानी के आपने देखा है कि पानी के 3 रूप होते हैं। एक तो होता है यानी कि पानी जो है एक तो बर्फ के फॉर्म में होता है, बर्फ के रूप में होता है। दूसरा जो है पानी यानी कि लिक्विड पानी के रूप में होता है। दूसरा पानी जो है ये वाष्प के रूप में भी, वाष्प में भी परिवर्तित हो जाता है। तो पानी जो है हमारा, इसके पानी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है और इसके 3 रूप होते हैं, 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस।
यानी कि जब पानी जो है ये बर्फ अवस्था में है, पानी बर्फ है तो वो ठोस अवस्था है, और अगर एकदम लिक्विड यानी कि पानी के रूप में है तो वो क्या है, द्रव अवस्था है। और अगर जो है पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वो कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो अगर मान लीजिए बर्फ है, बर्फ का जो है कोई बर्फ का टुकड़ा है, तो उस बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं, यानी कि उसका अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, तो बर्फ जो है गर्म करते हैं हम, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अगर द्रव को और गर्म करें, द्रव को भी हम गर्म करें, द्रव का तापमान हम बढ़ाते हैं, तो वो द्रव जो है वो वाष्प में यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम वाष्प से फिर हम द्रव बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं कि उस वाष्प को जो है ठंडा करते हैं, यानी कि वाष्प का जो तापमान है उसको हम कम करेंगे, वाष्प को ठंडा करेंगे। तो जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यदि उसका तापमान यानी कि पानी का तापमान और कम कर दें हम, जैसा कि आपने देखा है कि पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी कि जो पानी है उसके तापमान को अगर हम कम कर देते हैं तो वो फिर से जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर जो है ठोस से द्रव बनेगा, द्रव का तापमान बढ़ा दे तो गैस बन जाएगा, और गैस का अगर तापमान कम कर दें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव का अगर तापमान कम कर दे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था पहला आपका तापमान में बदलाव करके। दूसरा जो है दाब में बदलाव करके भी हम अवस्था, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे जो है अगर कोई ठोस वस्तु है, किसी ठोस यानी कि कोई ठोस वस्तु अगर है तो इसके दाब को अगर हम घटाते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अगर जो है कोई ठोस पदार्थ है, किसी ठोस पदार्थ के दाब को अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा, वो ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और इस द्रव के जो है प्रेशर को अगर हम कम करते हैं, यहाँ पे अगर हम दाब को घटाते हैं तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अगर जो है इसे हम गैस को द्रव में बदलना चाहें तो क्या होगा, दाब के प्रभाव यानी कि दाब का प्रभाव डाल करके अगर हम गैस को द्रव में बदलना चाहें तो क्या होगा कि गैस का जो यानी कि जो गैसीय अवस्था में होगा पदार्थ, उसके दाब को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम गैसीय अवस्था का पदार्थ जो है उसके दाब को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दाब बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अगर द्रव के दाब को और हम बढ़ा दें, द्रव को और हम संपीड़ित कर दें, उसको और हम दबा दें, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दाब में बदलाव करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। किस प्रकार से, कोई अगर ठोस पदार्थ है यानी कि ठोस को अगर ठोस का हम दाब घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर जो है कोई द्रव पदार्थ है उसके दाब को और कम कर दें हम, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर जो है इसी गैस के यानी कि गैस को हम और अधिक संपीड़ित कर दें, गैस को और अधिक हम दबा दें, गैस पर जो है हम दबाव बढ़ा दें, तो वो गैस जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और अगर द्रव को और हम संपीड़ित कर दें, द्रव को जब हम और संपीड़ित करेंगे, उसके दाब को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वो द्रव किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर में जो एलपीजी गैस भरी होती है, ठीक है, अगर जो है उसको हम संपीड़ित करते हैं, उसको हम दबाते हैं, तो गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसको हम और संपीड़ित कर दें तो वो क्या होता है, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर उसके दाब को हम कम कर दें तो वो फिर ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और उस द्रव के यानी कि उसको और उसके दाब को और हम कम कर दें तो वो फिर से जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तापमान में और दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन
कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जो है तापमान परिवर्तन के प्रभाव कुछ होते हैं, यानी कि जब हम तापमान परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा हुआ है। पहला है, हमने लिखा गलनांक बिंदु। ये गलनांक बिंदु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गलनांक क्वथनांक। ठीक है, तो गलनांक बिंदु जो है क्या होता है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा आप कह सकते हैं कि ऐसा तापमान या वह तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु या कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। वह तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु या कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी को हम कहते हैं गलनांक बिंदु या उसका गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी ठोस का वह तापमान जिस तापमान पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उसका हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इतना आप याद रखिए कि गलनांक बिंदु क्या है, वह तापमान है, या हम कह सकते हैं किसी ठोस वस्तु का वह तापमान है जिस तापमान पर वह ठोस वस्तु जो है पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वही तापमान जो है उसका क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है संगलन की प्रसुप्त उष्मा। इसको हम समझेंगे। देखिए हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए संगलन की प्रसुप्त उष्मा जो होती है, जैसे इसके पहले अभी हमने बताया गलनांक बिंदु, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी ठोस का वह तापमान, यानी कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है इसमें आपने कोई ठोस पदार्थ लिया हुआ है, ठीक है, या हम कह दे सीधे कि यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, बर्फ लिया हुआ है। ठीक है, और इसे आप जो है क्या कर रहे हैं, इसे आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है कोई एक जो है मापक लगा लिया, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपने थर्मामीटर लगा लिया। ठीक है, और यहाँ से आप जो है इस बर्फ को क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है कि किसी एक तापमान पर जो है क्या होता है, किसी एक तापमान पर ये बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देता है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि जैसे ये पिघलना शुरू किया तुरंत आपने तापमान को हटा लिया, तब तक आप यहाँ पे तापमान को देते रहते हैं, उष्मा देते रहते हैं, जब तक ये बर्फ जो है पूरा पिघल करके द्रव में यानी कि पानी में नहीं परिवर्तित हो जाता। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो है किसी बर्फ को अगर आप उष्मा दे रहे हैं, किसी बर्फ को आप गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है किसी एक तापमान पर जाकर के ये पानी बर्फ जो है ये पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि पानी में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। उसके बाद आप इसको जो है उष्मा देते रहते हैं। यहाँ पे आप उष्मा तो लगातार उसे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने थर्मामीटर यहाँ पे लगा रखा है, जिस पॉइंट पर यानी कि जिस पॉइंट पर जाकर के ये पिघलना शुरू हुआ है, उसी पॉइंट पर जब तक आप इसको उष्मा देते हैं तब तक वो उसी एक ही बिंदु पर यानी कि एक ही पॉइंट पर वो जो है हमें दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर हमें तापमान बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। तो वही जो है यानी कि वो छिपा हुआ होता है, तो उसी को हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। यानी कि इस बर्फ को जो है बर्फ से पानी बनने के लिए जितना उष्मा आपने दिया है, उसी उष्मा को हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब का मतलब सामान्य दाब जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है, कुछ ना कुछ दाब होता है। तो वायुमंडल में जो दाब है यानी कि इस पे एक्स्ट्रा कोई दाब आप नहीं लगा रहे हैं, जो वायुमंडल में दाब है उसी वायुमंडलीय दाब पर अगर जो है किसी एक ठोस केजी को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता
आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 केजी आपने बर्फ लिया हुआ है, ठीक है, 1 केजी आपने बर्फ लिया हुआ है और इसको आप गर्म कर रहे हैं, इसको आप उष्मा दे रहे हैं और इसका क्या होगा, कोई एक गलनांक बिंदु होगा, यानी कि किसी एक बिंदु पर जाकर के ये पिघलना शुरू होगा। तो जिस बिंदु पर ये पिघलना शुरू होता है उसी बिंदु को हम कहते हैं गलनांक बिंदु। और जब हम इसको उष्मा देते रहते हैं लगातार, तो ये गलनांक बिंदु जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी गलनांक बिंदु पर जो है ये धीरे धीरे पिघल करके बर्फ किसमें परिवर्तित हो जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी उष्मा हमने इस 1 केजी बर्फ को पिघलने के लिए जितनी भी ऊर्जा हमने, जितनी भी उष्मा हमने दी है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा गलनांक बिंदु क्या है और संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा बिंदु आता है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो क्वथनांक बिंदु ये तो था ठोस। अगर ठोस जो है द्रव में, यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। और उसमें जो उष्मा छिपी हुई होती है, यानी कि कोई एक केजी ठोस जो है उसको, यानी कि किसी एक गलनांक बिंदु पर या उसके गलनांक पर जो है ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा हम देते हैं, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। उसके बाद क्वथनांक बिंदु जो है ये क्या है, तो ये जो है हमने लिखा कि किसी द्रव का वह तापमान, ये किसका था, ठोस का था, यानी कि ठोस से द्रव में बदल रहा है। गलनांक बिंदु जो है ये कौन सा तापमान है, ये जो है किसी ठोस वस्तु का वह तापमान है जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। और ये क्वथनांक बिंदु क्या है, ये किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो क्वथनांक बिंदु है ये क्या है, किसी द्रव का वह तापमान है जिस तापमान पर कोई द्रव वस्तु गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसे उसका हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गलनांक बिंदु आपने पढ़ा कि किसी ठोस को जो है, यानी कि किसी जिस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। और जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ जो है उबलने लगता है हम कह सकते हैं, या जिस तापमान पर कोई द्रव जो है गैस में परिवर्तित होने लगता है या परिवर्तित हो जाता है उसे उसका हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। देखिए वाष्पीकरण की दूसरा है इसी में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। जैसे यहाँ पे आपने देखा संगलन की प्रसुप्त उष्मा, वैसे है यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और ये आपको संगलन की प्रसुप्त उष्मा ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हमने कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, यहाँ पे क्या था, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर किसमें, द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, यहाँ पे उसी का क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा या जितनी ऊर्जा की, या हम कह सकते हैं जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि किसी जो है बर्फ को जब आप उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है कि किसी एक गलनांक पर, किसी एक जो है तापमान पर पिघलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए हम जो है ले लेते हैं पानी, यहाँ पे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है, मान लीजिए 1 केजी वाटर, 1 केजी जो है हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया या पानी ले लिया हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम जो है क्या कर रहे हैं,
उष्मा दे रहे हैं। तो जब हम इसको उष्मा देना शुरू करेंगे, वाटर हमने लिया एक जो है पात्र में और इसको हम उष्मा दे रहे हैं, तो जब हम इसको उष्मा देना शुरू करते हैं और अगर इसमें हमने क्या लगा रखा है, एक थर्मामीटर लगा रखा है तापमान मापने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम 1 केजी वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करते करते किसी एक बिंदु पर जा करके ये जो है किसी एक बिंदु पर जा करके ये वाटर जो है गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। और जिस बिंदु पर ये गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 केजी वाटर है, जिस क्वथनांक यानी कि 1 केजी वाटर जो है ये अपने यानी कि उसके क्वथनांक पर जो है क्या होता है, वाटर से गैस में यानी कि वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, जल से वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। और इसको हम जो है पूरे वाटर को यानी कि वाष्प में परिवर्तित करने के लिए लगातार उष्मा देते रहते हैं जब तक कि ये पूरा वाटर जो है ये वाष्प में नहीं परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ पे जब हम लगातार उष्मा देते रहते हैं और अगर हम यहाँ थर्मामीटर में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि यहाँ पे हम उष्मा लगातार दे रहे हैं। ठीक है, तब भी जो है यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही तापमान पर यानी कि उसी तापमान पर ये जो है वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो इस 1 केजी वाटर को जो है उसके गलनांक पर जो है इसको हम किसमें, गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा देते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की या जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और संगलन की गुप्त उष्मा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा समझ में आ गया होगा। संगलन की प्रसुप्त उष्मा इसे क्यों कहा गया और यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्यों कहा गया। यहाँ पे संगलन का मतलब होता है, जिसके हमने यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है, बाद में आपको बता देंगे, यानी कि अगर जब जो है ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो जिस प्रोसेस के द्वारा कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम कहते हैं क्या, संगलन। ठीक है, यानी कि ठोस का द्रव में बदलना जो है वो क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। और द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में बदलना वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसी के नाम से ये यहाँ पे जो है गलनांक बिंदु में क्या आप देख रहे हैं कि ठोस जो है ये किस में परिवर्तित होता है, किसी एक तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है। तो ठोस को द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं वही उसकी प्रसुप्त उष्मा कहलाती है। और यहाँ पे क्वथनांक बिंदु में आपने क्या देखा कि किसी द्रव यानी कि जो है किसी एक तापमान पर कोई द्रव जो है वो किस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है। तो जो है ये यानी कि किसी द्रव को गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है हमें, वही उसकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा कि जो ठोस है, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। और द्रव जो है, द्रव का गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, यहाँ पे वाष्पीकरण। यानी कि ठोस जो है पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर द्रव से जो है द्रव किसमें परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है इनका कि कोई ठोस जो है वो पहले किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है, फिर द्रव से वो किसमें परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ जो है पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उनको हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होते। जबकि सामान्यता यानी कि जनरली क्या होता है कि किसी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, किसी ठोस वस्तु को अगर हम तापमान देते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है, उसके बाद फिर किसी द्रव को जब हम तापमान देते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं कि उन्हें अगर हम तापमान देते हैं, अगर उन्हें हम गर्म करते हैं
तो वो द्रव में ना परिवर्तित होकर के सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई गैस है उसके तापमान को हम कम करते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है, पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर जब उसका तापमान और कम होता है तो फिर वो ठोस में परिवर्तित होता है। कुछ जो है पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उन्हें हम ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो डायरेक्ट जो है आपके किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो है यही है। ऊर्ध्वपातन में हमने क्या लिखा है कि जब पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन में कि जब कोई पदार्थ जो है, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिंपल सा हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन में कि कोई ठोस वस्तु जब सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाए या जब कोई ठोस वस्तु सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद निक्षेपण, दूसरा ही आपको समझ में आ गया। ऊर्ध्वपातन का मतलब सीधे जो है ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाना, गैस में, बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें परिवर्तित हो जाना, गैस में। उसके बाद उसी का उल्टा निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है। निक्षेपण में क्या होता है कि गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। यानी कि अगर कोई ठोस पदार्थ जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि जो है कोई गैस जो है, और जब कोई गैस या कोई जो है गैसीय अवस्था का वस्तु जो है वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन का उल्टा है निक्षेपण। अगर कोई वस्तु ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जा रही है तो उसे हम निक्षेपण कहेंगे, और अगर कोई गैस जो है वो डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है। अब उदाहरण में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड और कपूर, ये क्या है, ये जो है उदाहरण है किसके, ऊर्ध्वपातन के। अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक ऐसा पदार्थ है कि अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये सीधे जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता नहीं। यानी कि बिना द्रव में परिवर्तित हुए ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में। उसी प्रकार से हमारा कपूर जो है इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जब गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम चाहे कि फिर से कपूर बना लें, फिर से उसे ठोस बना लें, तो उसे जब हम ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट जो है फिर से किसमें, ठोस यानी कि कपूर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है गलनांक बिंदु क्या है, फिर उसके बाद संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या है, फिर हमने बताया क्वथनांक बिंदु, फिर हमने बताया वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, उसके बाद हमने ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण बताया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिख लिया है, सिंपल सा जो डायग्राम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि अगर कोई ठोस वस्तु है, यानी कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। और अगर कोई द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, जमना। अगर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित, यानी कि ठोस जो है वो गल करके द्रव में बदल रहा है, वो गल जा रहा है तभी तो द्रव बन रहा है, तो वो संगलन कहलाएगा। और अगर कोई द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है, इसका मतलब वो द्रव जो है वो जम जा रहा है और ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। और अगर कोई गैस जो है वो द्रव में बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। यानी कि गैस से जो है द्रव का बनना संघनन कहलाता है और द्रव से गैस का बनना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। फिर अगर गैस से जो है डायरेक्ट ठोस बन जाए तो भी आपने पढ़ा ऊर्ध्वपातन, और अगर यानी कि गैस से अगर ठोस डायरेक्ट बन जाए तो निक्षेपण, और अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठोस से द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है, द्रव से ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। फिर ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है। द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है, ये तो था आपका तापमान प्रभाव, यानी कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अगर हम तापमान परिवर्तन यानी कि तापमान में परिवर्तन करते हैं तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से तापमान परिवर्तन करने पर, तापमान में परिवर्तित करने पर जो है कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये था तापमान में परिवर्तन प्रभाव। अब है दाब परिवर्तन के प्रभाव। तो देखिए दाब परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि दाब परिवर्तन करने पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दाब बढ़ाने से पदार्थ के कण नजदीक आ जाते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर कोई गैस यानी कि गैस है, उसको अगर हम संपीड़ित करते हैं, उसके दाब को हम बढ़ाते हैं, उसको हम दबाते हैं अगर, तो क्या होता है कि वो गैस किस में परिवर्तित होता है, द्रव में। आपने पढ़ा है कि जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और कणों के बीच में आपने पढ़ा था कि कणों के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराणविक स्थान पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कणों के बीच बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है वो कण की ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। और जो गैस होते हैं उनके जो कण होते हैं, यानी कि गैस में जो है कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी गैस को संपीड़ित करते हैं, जब हम किसी गैस को दबाते हैं, तो उसके गैस था, इसका मतलब उसके जो कण है वो बहुत दूर दूर है। जब उसको हम दबाते हैं तो उसके कण जो है वो नजदीक आ जाते हैं, वो पास आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमने लिखा कि दाब बढ़ाने से पदार्थ के कण जो है ये नजदीक आते हैं। जब दाब को हम बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण नजदीक आ जाते हैं और वो गैस जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला हमने लिखा कि दाब घटाने से पदार्थ के कण दूर जाते हैं। उसी का उल्टा, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण नजदीक आएंगे, और अगर हम दाब को घटाएंगे तो पदार्थ के कण क्या हो जाएंगे, दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल कि यदि सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, जो आपके घर पे सिलेंडर है उसमें जो गैस भरा हुआ होता है, अगर आप उसको संपीड़ित करते हैं तो जो है उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, और गैस जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जो आपके घर पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस होता है, सिलेंडर में आप गैस लें और उस गैस को अगर आप संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे, संपीड़ित का मतलब दबाना, जब उसको आप संपीड़ित करेंगे तो उन गैस में जो कण है, वे कण जो है वो क्या हो जाते हैं, उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी कि वो नजदीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और वो गैस से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था दाब में परिवर्तन, यानी कि दाब परिवर्तन के प्रभाव। उसके बाद एक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण सिंपल सा आप जान रहे हैं कि द्रव जो है, द्रव का गैस में परिवर्तित, यानी कि द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। सिंपल सा वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है वाष्पीकरण में कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। क्वथनांक यानी कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक जब ये कैसा तापमान होता है कि जिस तापमान पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, यानी कि गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो जब आप उसको लगातार तापमान देते रहते हो, गैस में परिवर्तित होने शुरू कब होता है, जब वो क्या होता है, जैसे ही यानी कि वो हल्का सा गर्म होता है तुरंत वो गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। लेकिन किसी एक बिंदु पर वो जा करके उबलने लगता है। तो जिस बिंदु पर कोई द्रव उबलने लगता है उसी को हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। यही वहां पे लिखा है, ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि द्रव पदार्थों में सतह के कण
क्वथनांक से, यानी कि द्रव पदार्थ में जो सतह के कण, जैसे मान लीजिए कोई ये आप जो है एक पात्र आपने लिया है, इसमें आपने द्रव भरा हुआ है और ये द्रव की जो सतह है, यानी कि जो सतह पर द्रव के जो कण होंगे वो पहले गर्म होंगे। तो वही चीज कह रहा है कि द्रव पदार्थों के में जो है सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है, क्वथनांक के नीचे ही, क्वथनांक पर तो ये उबलने लगते हैं, उसके नीचे ही जैसे हल्का सा गर्म होगा, पानी उबलना शुरू नहीं होगा, तभी से जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वही कह रहा है ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। फिर देखिए हमने लिखा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कुछ कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहला देखिए हमने लिखा है कि सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि सतह का क्षेत्रफल जो है ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक होता है। कैसे देखते हैं हम यहाँ पे? पहला है सतह का क्षेत्रफल, यानी कि सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पे एक हमने कटोरा ले लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। यहाँ पे हमने वाटर ले लिया या लिक्विड हम कह सकते हैं, लिक्विड ले लिया। और एक जो है हमने एक छोटा कटोरा लिया और मान लीजिए एक हमने खूब बड़ा सा जो है खूब बड़ी सी हमने क्या ले ली? थाली ले ली मान लीजिए, ठीक है, और इसको हम गर्म करते हैं। एक छोटा या मान लीजिए हम जो है एक छोटा कटोरा लेते हैं, ठीक है, जिसकी जो सतह है उस सतह का क्षेत्रफल बहुत कम है, और एक ऐसा पात्र हम लेते हैं जिसके सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो सतह का क्षेत्रफल क्या है? जितना ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जब सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण जो होगा ये भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे सतह का क्षेत्रफल कम है तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे यानी कि क्षेत्रफल कम है, कम क्षेत्रफल में यानी कि कम जो है वाटर पे जो है क्या हो रहा है? ऊष्मा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत कम होती है। तो यही है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से? पहला है सतह का क्षेत्रफल, यानी कि सतह का क्षेत्रफल जो है ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और सतह का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, दूसरा है तापमान। तापमान भी जो है ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अगर जो है आप तापमान ज्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है, आप अगर तापमान ज्यादा देंगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और अगर तापमान कम देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। तो पहला हमने बताया सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और सतह का क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा तापमान, अगर तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और अगर तापमान कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। फिर उसके बाद तीसरा हमने लिखा है आर्द्रता। अब आर्द्रता देखिए, इसको आप समझेंगे। अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि जो ठंडी के मौसम होते हैं, ठंडी के मौसम में क्या होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल कैसा होता है? आर्द्र होता है। यानी कि ठंडी के मौसम में हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या होती है? नमी पाई जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है, उसमें आर्द्रता पाई जाती है, उसमें नमी पाई जाती है। और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता नहीं पाई जाती, यानी कि नमी जो है वो कम होती है, और ठंडी में नमी ज्यादा होती है हमारे वायुमंडल में। तो हम क्या देखते हैं? जनरली हम अपने घरों में देखते हैं कि डेली हम क्या करते हैं? कपड़ा धुलते हैं। कपड़ा धुल करके अगर हम जो है ठंडी के मौसम में डालते हैं तो क्या होता है कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि ठंडी के मौसम में जो हमारा वायुमंडल होता है वो नम होता है। ये जैसे मान लीजिए अगर जो है बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकला है, ठीक है, तो जब बारिश का मौसम है, धूप नहीं निकला है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल होता है
उसमें आर्द्रता पाई जाती है, उसमें नमी पाई जाती है। तो अगर उस नमी में हम कपड़े को डालते हैं, कपड़े को फैलाते हैं धुल करके, तो क्या होता है कि कपड़ा जल्दी नहीं सूखता। कपड़े कैसे सूखते हैं? कपड़े को जब हम धूप में डालते हैं तो क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश जो है हमारे कपड़े पर पड़ती है, ठीक है। तो कपड़ा हमारा जो है सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, गर्म होता है। जब हमारा कपड़ा गर्म हो जाता है तो उससे जो पानी है, उसमें कपड़े में जो पानी है वो वाष्प बन करके बाहर जाने लगता है, वायुमंडल में जाने लगता है। और जब वाष्प बन करके कपड़े से पानी निकल जाता है तो हमारा कपड़ा सूख जाता है। इसी प्रकार से हमारा कपड़ा सूखता है। तो हमने क्या देखा है कि जब ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में धूप ना निकला हुआ हो तो अगर हम कपड़ा डालते हैं, यानी कि उस समय क्या होता है, बारिश के मौसम में जब बारिश हुई होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वायुमंडल में नमी पाई जाती है। ठंडी के मौसम में हम देखते हैं कि वायुमंडल में नमी पाई जाती है। तो जब वायुमंडल में नमी होती है तो हमारा कपड़ा जो है वो जल्दी नहीं सूखता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाएगी, जब हमारे वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। और अगर जो है हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जब आप देखते हैं धूप निकली हुई होती है तो उस समय क्या है, जब धूप निकली है तो इसका मतलब हमारे वायुमंडल में नमी बहुत कम है। और जब हमारे वायुमंडल में नमी बहुत कम होती है, धूप होती है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, इसलिए हमारे कपड़े जल्दी सूख गए। और ठंडी में आप क्या देखते हैं, जब हमारे वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा है, इसलिए वाष्पीकरण कम हो रहा है। और यही कारण है कि हमारा कपड़ा जो है वो जल्दी नहीं सूख रहा है। तो यहाँ पे आर्द्रता जो है, आर्द्रता अगर कम होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और आर्द्रता अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। अभी हमने बताया कि सतह का क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, ठीक है। सतह का क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम। तापमान अगर ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, तापमान अगर कम तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। और आर्द्रता अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण उसका उल्टा हो जाएगा, आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। और अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद है वायु की गति। आपने देखा है कभी कभी क्या होता है कि धूप नहीं भी निकली होती है, और अगर जैसे मान लीजिए कभी धूप नहीं निकली है तब भी हम अपने कपड़े को जब डालते हैं, अपने कपड़े को सुखाते हैं, और अगर हवा तेज है, धूप नहीं भी निकली हुई है लेकिन अगर हवा चल रही है तो क्या होता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हवा तेज चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और अगर धूप भी नहीं है और हवा भी नहीं चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। और अगर धूप भी नहीं है और हवा चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि ये भी जो है क्या करता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि वायु की गति अगर ज्यादा होगी, वायु की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। और वायु की गति अगर कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, उल्टा हो गया। वायु की गति अगर तेज है तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। वायु की गति अगर धीमी है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, धीमी होगा, ठीक है ना। वाष्पीकरण भी कम होगा। ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। 4 कारक हमने लिया है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, सतह का क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण कम। दूसरा है तापमान, अगर तापमान ज्यादा हम देंगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तापमान कम देंगे तो वाष्पीकरण कम होगा। तीसरा हमने बताया आर्द्रता, अगर हमारे वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और अगर हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। फिर तीसरा हमने बताया वायु की गति, तो वायु की गति अगर तेज है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वायु की गति अगर धीमी है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये था आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब इसके बाद एक बचा हुआ है आपका वाष्पीकरण से शीतलता, ठीक है। वाष्पीकरण से शीतलता क्या है, इसकी पहले हम पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं। क्या हमने लिखा है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान,
यानी कि जब वाष्पीकरण हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो द्रव के कण होते हैं, द्रव के कण जो है अपने आसपास के वातावरण से, क्या होता है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होती है तो जो द्रव के कण हैं वे अपने वातावरण के आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे आपने देखा कि वातावरण शीतल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, जिसे हम मटका बोलते हैं, घड़ा जो हम कहते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के जो मटके बनाए जाते हैं, आपने देखा है या सुना है कि उसमें पानी जो है वो ठंडे होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही होता है कि जब हम क्या करते हैं कि घड़े में या मटके में पानी भरते हैं तो क्या होता है, जब हम घड़े में या मटके में पानी भरते हैं और उसको किसी एक जगह पे रखते हैं और हमारे वायुमंडल में, आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, उष्मा है, ठीक है, वायुमंडल में जो उष्मा होती है वो क्या होती है कि उस घड़े में जो हमने पानी को रखा हुआ है तो क्या होता है कि पानी के कण जो हैं वो क्या करते हैं, पानी के कण हमारे वायुमंडल में जो उष्मा है उस उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जब उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जहां पर हमारा घड़ा रखा हुआ है उसके आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो उष्मा है, उस उष्मा को घड़े में उपस्थित जो द्रव है, वो द्रव के कण जो है उस उष्मा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो जब उस वायुमंडल से, उस घड़े के आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो उष्मा के कण थे, उस उष्मा के कण को अवशोषित कर लिया किसने, द्रव ने, तो क्या होता है कि वातावरण जो है, वातावरण से उष्मा की क्या हो गई, हानि हो गई, यानी कि वातावरण में उष्मा की कमी हो गई। तो जब वातावरण में उष्मा की कमी हो गई तो वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। घड़े में क्या होता है, जो द्रव उपस्थित होता है वो उस घड़े के आसपास, घड़े के आसपास जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में उपस्थित जो उष्मा है, उस उष्मा के कण को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और वो वायुमंडल जो है वहां का आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं वातावरण शीतल, यानी कि वाष्पीकरण से शीतलता। वही चीज है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्यों हो रही है, ऐसे ही कब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, जब वायुमंडल से उष्मा जो है, हमारे जो द्रव है, द्रव के कण वायुमंडल से उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, उष्मा को जब अवशोषित करेंगे तभी तो वो गर्म होंगे, उष्मा को अवशोषित होंगे तब वो गर्म होंगे, और गर्म होकर के वो द्रव जो है किसमें परिवर्तित होते रहेंगे, वाष्प में परिवर्तित होते रहेंगे। और वो जो उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं द्रव के कण, वो कहाँ से अवशोषित कर रहे हैं, अपने चारों तरफ उपस्थित जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो उष्मा के कण हैं उन्हीं को तो अवशोषित कर रही है। तो जब उस वायुमंडल से उष्मा जो है, वायुमंडल में जो उष्मा है उसको द्रव अवशोषित कर ले रहा है, तो वायुमंडल में क्या हो जाएगा, उष्मा की कमी हो जाएगी। और जब वायुमंडल में उष्मा की कमी हो जाती है तो वायुमंडल कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं वाष्पीकरण से शीतलता, ठीक है। वही हमने लिखा कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि द्रव के कण जो हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको यही इतना पढ़ना था, पदार्थ पढ़ना था, पदार्थ के जो कण हैं उनके गुणधर्म पढ़ने थे, उनकी विशेषताएं पढ़ने थे। उसके बाद आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ने थे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको पढ़ना था पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि किस प्रकार से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जितने आपको पढ़ने थे पहले चैप्टर में, पहला चैप्टर जो आपका था हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, जितना आपको पढ़ना था पूरा ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं इसे कमेंट में, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।